नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिशन 101 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक लाए हैं परामर्श के उपागम, अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग। आइए शुरू करते हैं कि परामर्श के उपागम कौन कौन से हैं, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, परामर्श एक ऐसी व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो एक कुशल व्यक्ति के द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्ति को उसकी ज़रूरत, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं के अनुसार दी जाती है। मतलब परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी एक व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति जो समस्या से ग्रसित होते हैं या समस्या से किसी तरह की परेशानी होती है, तो उस व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार या योग्यता के अनुसार हम उसे क्या देते हैं, सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं। ठीक है, इसमें परामर्श देने वाला एक्सपर्ट होता है तथा वो परामर्श समस्याग्रस्त व्यक्ति को मांगने पर देता है। यदि कोई व्यक्ति समस्या से ग्रसित होते हैं तो वो हमसे परामर्श मांगते हैं या हमसे सलाह मांगते हैं, तो एक्सपर्ट जो होते हैं, परामर्शदाता जो होते हैं, वो उन्हें वो क्या देते हैं, सलाह देते हैं जब वो किसी समस्या से वो ग्रसित होते हैं, जब वो हमसे किसी समस्या का समाधान मांगते हैं। ठीक है, तो हम लोग परामर्श को समझ गए। अब हम लोग देखते हैं अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के उपागम। तो हम लोग परामर्श के उपागम मुख्यतः 3 देखते हैं। परामर्श के उपागम मुख्यतः कितने हैं? 3 है, यानी अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग जो है मुख्यतः कितने हैं? 3 है। ठीक है, कौन कौन है? पहला है डायरेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, पहला कौन है? डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशात्मक परामर्श। ठीक है, दूसरा है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जो हम लोग आगे देखेंगे, और निर्देशात्मक परामर्श। और एक है इलेक्ट्रिक काउंसलिंग, जिसको हम लोग सुग्राही परामर्श कहते हैं। तो आइए हम लोग अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग 3 देखें। एक है डायरेक्टिव काउंसलिंग, दूसरा है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, और एक है इलेक्ट्रिक काउंसलिंग। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला है डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशात्मक परामर्श, या इसको हम लोग उपबोधन भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। निर्देशन परामर्श के मुख्य प्रवर्तक 1950 E.G. विलियमसन है। मतलब ये कहा है कि डायरेक्टिव काउंसलिंग के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? E.G. विलियमसन ने 1950 में जो है ये परामर्श दिए थे। इस विचारधारा को परामर्शदाता केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। इसे जो हम लोग परामर्शदाता केंद्रित भी कहते हैं। ठीक है, इस उपागम को समस्या केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। इसे हम लोग दूसरा नाम समस्या केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। ठीक है, इस विचारधारा को स्वीकार करने वाले परामर्शदाता प्रार्थी की समस्याओं को उनके समाधान करते हैं, जिसमें परामर्शदाता अपने प्रशिक्षण, अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर उपबोध के समस्याओं के लिए उपाय बताता है एवं उन्हें निर्देश देता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक होता है परामर्शदाता, एक होता है प्रार्थी। एक होता है यहाँ पे परामर्शदाता और एक होता है प्रार्थी। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। परामर्शदाता जो परामर्श देता है उसे हम लोग परामर्शदाता करते हैं, और जो परामर्श लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रार्थी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। यानी कि जो समस्या का समाधान करता है उसको हम लोग परामर्शदाता कहते हैं, और जिसका समस्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रार्थी कहते हैं। ठीक है, ठीक। और अच्छा, प्रार्थी को जो है हम लोग क्या करते हैं? उपबोध भी कर सकते हैं। प्रार्थी को हम लोग उपबोध भी करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जब कोई किसी व्यक्ति को या किसी प्रार्थी को जब कोई समस्या होती है तो वो परामर्शदाता के पास जाते हैं, और परामर्शदाता जो अपना अनुभव या ज्ञान के आधार पर जो उसके समस्या का क्या करते हैं? समाधान करते हैं और दिशा देते हैं या निर्देश देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग निर्देशात्मक परामर्श कहते हैं, क्योंकि निर्देश देते हैं। ठीक है, निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता प्रार्थी यानी उपबोध, प्रार्थी को हम लोग उपबोध भी करते हैं। ठीक है, प्रार्थी की समस्या के समाधान में विशेष रुचि लेते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं कि निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता जो होता है वो उपबोध यानी कि समस्याग्रस्त व्यक्ति के जो समस्या होती है उसके प्रति वो क्या लेते हैं? विशेष रुचि लेते हैं। वो विभिन्न प्रविधियों एवं उपकरणों के माध्यम से आंकड़े को संग्रहित करते हैं। मतलब परामर्शदाता जो है कई सारे प्रविधियों, टेक्निक्स और टूल्स की मदद से जो है उन आंकड़ों को क्या करते हैं? वो संग्रहित करते हैं तथा उनके विश्लेषण करके छात्रों की समस्याओं के कारणों की खोज करता है एवं कारणों का निदान करने के लिए वह समस्या के समाधान के लिए निर्देशात्मक परामर्श प्रदान करता है। मतलब यहाँ पे परामर्शदाता जो है कई सारे टूल्स, टेक्निक्स की मदद से जो है उन सूचनाओं को ग्रहण करते हैं जो उस व्यक्ति को समस्या से ग्रसित होते हैं, और उसको जो है कई कारणों से जो है उसका समस्याओं को खोज करके जो है फिर उसका क्या करते हैं? समाधान करते हैं। इस प्रकार निर्देशात्मक परामर्श को समस्या केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है, इसलिए इसको हम लोग समस्या केंद्रित परामर्श भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग देखते हैं निर्देशात्मक परामर्श के अंतर्गत निम्न बिंदु आते हैं। अब इसमें अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है,
1 नंबर में है, इसमें परामर्शदाता की भूमिका मुख्य होती है, जो निर्देशों, क्रियाओं और संबंधों पर आधारित होती है। यहाँ पे जो है परामर्शदाता की मुख्य रूप से क्या होती है, भूमिका मानी जाती है। इसमें जो मेन होता है वो होता है परामर्शदाता, ठीक है। दूसरा में है परीक्षण अंक, आलेख, व्यक्ति इतिहास और विविध प्रतिवेदन की मुख्य भूमिका होती है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा में है विश्लेषण करना परामर्शदाता का कार्य होता है। यहाँ पे जो है ये देखा जाता है कि जब प्रार्थी के सामने में समस्या होती है, प्रार्थी या परामर्शदाता के सामने में किसी तरह का समस्या आता है तो वो उस समस्या के प्रति क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ठीक है। क्योंकि उपबोध जो होते हैं अपना समस्या का समाधान के लिए परामर्शदाता पर निर्भर रहता है। यहाँ पे जो है उपबोध यानी प्रार्थी जो है वो अपना समस्या का समाधान के लिए किस पर निर्भर रहता है, पूरी तरह से जो है परामर्शदाता पर निर्भर रहता है, क्योंकि परामर्शदाता जो है उसका समस्याओं का समाधान करते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है, अधिकांश निर्णय परामर्शदाता द्वारा उपबोध की सहायता से लिया जाता है। मतलब अगर परामर्शदाता जो है, चौथा नंबर पॉइंट ये कहा है कि परामर्शदाता जो अगर मतलब उसके समस्या का समाधान जो करेंगे, अधिकांश जो है वो निर्णय जो लेंगे वो किसकी सहायता से लेंगे, प्रार्थी की सहायता से ही लेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अधिकांश जो है परामर्शदाता जो होते हैं, परामर्शदाता जो अधिकांश समस्या का जो समाधान करते हैं वो जो है किसकी मदद से लेंगे, वो उपबोध यानी प्रार्थी जिसका समस्या रहता है उसी की मदद से जो है वो उस समस्या का क्या करते हैं, वो समाधान करते हैं, ठीक है। अब है कि निर्देशात्मक परामर्श के सोपान, स्टेप ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, इसके क्या क्या सोपान है हम लोग देखते हैं। विलियमसन ने निर्देशात्मक परामर्श को 6 सोपानों में बांटा है, ठीक है। यानी निर्देशात्मक परामर्श को जो है विलियमसन ने 6 सोपानों में 6 स्टेप में दिया है। कौन कौन सोपान है देखते हैं। पहला में विश्लेषण, ठीक है। दूसरा में संश्लेषण, तीसरा में निदान, चौथा में फलानुमान और पांचवा में है परामर्शदाता। तो ये जो है क्या है, 5 जो है सोपान थे, स्टेप थे निर्देशात्मक परामर्श के। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला है विश्लेषण यानी एनालिसिस। परामर्शदाता का प्रथम कार्य है सहायता करने वाले छात्र की पहचान करना। मतलब पहला ये कार्य है परामर्शदाता कि जिसका समस्या है तो उसका हम लोग पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे, जिसमें परामर्शदाता छात्र से संबंधित विश्लेषण तर्क संगत करता है, ताकि जो है परामर्शदाता उस छात्र के प्रति जो है या छात्र के साथ जो है तर्क वितर्क करे, है ना, या फिर जो उससे जो है बातचीत करे, उसके भावों का आदान प्रदान करे, ठीक है। तो पहला कार्य क्या हो गया, निर्देशात्मक परामर्श का जो है पहला कार्य हो गया विश्लेषण करना, यानी पहला जो है उससे हम लोग पहचान करेंगे और उससे जो है बातचीत करेंगे। दूसरा क्या है, संश्लेषण यानी एनालिसिस। छात्रों के समस्याओं का संक्षिप्तीकरण तथा उनके संग्रहित करके उपबोध की क्षमताओं समायोजन का आकलन करेंगे। अब हम लोग उसका जो है क्षमता देखेंगे, समायोजन देखेंगे, उसका आकलन करेंगे, ताकि जो है उपबोध के जो है समस्याओं का क्या हो जाए, समाधान होता है। तो यहाँ पे छात्रों के जो है समस्याओं का हम लोग संक्षिप्तीकरण करेंगे, यानी कि उसका जो है एक नए जो है समाधान की ओर, यानी नए समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे संश्लेषण में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरा में है निदान। पहला हम लोग देखे थे विश्लेषण, दूसरा देखे संश्लेषण और तीसरा क्या करना, आप निदान करना। निदान का मतलब डायग्नोसिस का मतलब कहता है इसमें परामर्शदाता उपबोध की समस्याओं के कारणों का निदान करते हैं। मतलब कारणों का क्या करेंगे, पता करेंगे कि क्या कारण है जो उसका समस्या उत्पन्न हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है परामर्शदाता जो है निदान करेंगे, यानी उसका जो है समस्या का कारण जानेंगे। निदान का मतलब होता है समस्या को जानना, उसके कारण को जानना, ठीक है, तथा उनके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है समाधान नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ जो है कारणों को यानी समस्याओं को जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, जानने का जो है उसको समझेंगे कि उसका क्या जो है समस्या थी। तो निदान का मतलब होता है कारणों को, यानी किसी व्यक्ति को जो समस्या होती है तो उसको क्या कारण हुए उसका जो है पता करना ही निदान कहलाता है। निदान को जो है हम लोग यहाँ पे जो है समस्या का समाधान नहीं समझेंगे, ठीक है। चौथा में है फलानुमान यानी प्रोग्नोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें परामर्शदाता यह पता लगाने का प्रयास करता है कि समस्या को इसी प्रकार बढ़ने पर उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। मतलब फलानुमान में यह पता लगाया जाता है परामर्शदाता कि अगर किसी व्यक्ति को समस्या होती है, अगर वो व्यक्ति समस्या से और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या समस्या और उसके अंदर में बढ़ने लगती है तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी कि उसके जो आगे के बारे में सोचते हैं कि इसको समस्या जो है और ज़्यादा हो जाए तो इसका जो है क्या क्या परिणाम हो सकता है, ये जो है परामर्शदाता इसके प्रति सोचते हैं, ठीक है। और 5वां नंबर स्टेप है परामर्शदाता
कहा कि परामर्शदाता जो है, इसमें परामर्शदाता और उपबोध आमने सामने बैठकर समस्या का समाधान करने का प्रयास प्रारंभ करेंगे। परामर्शदाता क्या करेंगे, यहाँ पे प्रार्थी यानी कि उपबोध से जो है आमने सामने बैठा के जो है उसके समस्याओं को जानकर जो है उनका समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप यहाँ पे जो है निर्देशात्मक परामर्श के जो है स्टेप हम लोग समझ गए। पहला स्टेप देखे थे हम लोग विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, फिर फलानुमान और पांचवा में देखे परामर्शदाता। ठीक है, अब है निर्देशात्मक परामर्श के गुण। निर्देशात्मक परामर्श के जो है क्या क्या गुण है, मेरिट्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। निर्देशात्मक परामर्श के गुण जो है निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला गुण क्या है, इस परामर्श में व्यक्ति के बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है कि बालक, यहाँ पे जो है परामर्श में जो है ये दिखाया था कि व्यक्ति के बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि वो समस्या का समाधान करेंगे तो जो है वो बौद्धिक यानी कि संज्ञानात्मक विकास के द्वारा ही करेंगे। ठीक है, दूसरा में है सहायता में आए उपबोध की सहायता की जाती है। मतलब यहाँ पे ये कहता है कि सहायता के लिए जो भी आते हैं उसमें जो उपबोध की क्या की जाती है, सहायता की जाती है। यहाँ पर निर्देशात्मक परामर्श के गुण है। ठीक है, छठा नंबर गुण में क्या है, इसमें उपबोध की समस्या का शीघ्र हल किया जाता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि परामर्शदाता जो है तुरंत ही जो है उपबोध यानी प्रार्थी का जो है समस्या का क्या करते हैं, शीघ्र ही हल करते हैं। चौथा नंबर में है इसमें कम समय में आने अनेक क्रियाएं होती है। इसमें जो है कम समय में जो है अन्य ढेर सारी जो है क्रियाओं का समस्याओं का समाधान किया जाता है। और पाँचवा नंबर गुण में है इसमें उपबोध की सहायता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे जो है उपबोध जो है बिना सहायता नहीं करेंगे परामर्शदाता का, तो परामर्शदाता जो है सलाह नहीं दे सकते हैं उसके प्रति। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उपबोध के जो है सहायता की जो है भूमिका जो होती है वो अहम भूमिका निभाती है निर्देशात्मक परामर्श देने में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं निर्देशात्मक परामर्श के दोष, डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। निर्देशात्मक परामर्श के जो है क्या क्या दोष हैं, तो निर्देशात्मक परामर्श के दोष जो है वो निम्न है। पहला है इसमें केवल परामर्शदाता पर आश्रित होता है। इसमें दोष ये है कि प्रार्थी जो होते हैं इसमें परामर्शदाता पर ही आश्रित हो जाता है। ठीक है, कि जो परामर्शदाता हमें सलाह देंगे उसी पर हम आश्रित हैं। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नंबर में कि इसमें उपबोध में अपनी समस्या का समाधान करने की क्षमता उत्पन्न नहीं होती है, वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पे जो है दोष ये उत्पन्न हुआ कि उपबोध जो होते हैं यानी प्रार्थी जो होते हैं अपने समस्या का समाधान जो है खुद नहीं कर सकते हैं, वो जो किस पे डिपेंड रहते हैं, परामर्शदाता पर जो है वो डिपेंड रहते हैं। तीसरा नंबर दोष है इसमें प्रार्थी का दृष्टिकोण अविकसित रहता है। इसमें प्रार्थी का जो है दृष्टिकोण क्या होता है, वो अविकसित होता है। उसको जो है अपने समस्या का समाधान जो है वो दिखाई नहीं देता है, यानी कि जो है वो जो है वो विकसित नहीं कर सकता है अपने समस्या का समाधान करने में, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। चौथा नंबर में है ये परामर्श मनोवैज्ञानिक और अप्रभावहीन होता है। ये परामर्शदाता जो है मनोवैज्ञानिक है, यानी मनोवैज्ञानिक का इसमें कोई ये नहीं है, और अप्रभावहीन होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा में शुरू करते हैं। दूसरा है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यानी अनिर्देशात्मक परामर्श। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होता है यानी अनिर्देशात्मक परामर्श क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। अनिर्देय परामर्श के विचारक प्रवर्तक मुख्य रूप से कार्ल रॉजर्स है, यानी कि अनिर्देशात्मक परामर्श के जो विचारक यानी प्रवर्तक जो बोले जाते हैं वो किसको कहे जाएंगे, कार्ल रॉजर्स को कहे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग देखे थे निर्देशात्मक परामर्श उसके जो थे E.G. विलियमसन थे। ठीक है, जबकि निर्देशात्मक परामर्श के जो प्रवर्तक कहे जाते हैं वो किसको कहे जाएंगे, कार्ल रॉजर्स को कहे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिन्होंने परामर्श के इस प्रारूप का उपयोग शैक्षिक, व्यावसायिक तथा वैवाहिक आदि के अनेक समस्याओं का समाधान के लिए किया जाता है। मतलब ये परामर्श जो दिया जाता है वो शैक्षिक समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को, व्यावसायिक से संबंधित व्यक्ति को और वैवाहिक जो व्यक्ति होते हैं जो समस्या से ग्रसित होते हैं उन्हीं को जो है और निर्देशात्मक परामर्श दी जाती है। ये निर्देशात्मक परामर्श का विपरीत होता है। और निर्देशात्मक परामर्श जो होता है वो क्या था कि निर्देशात्मक परामर्श का जो है और निर्देशात्मक परामर्श जो होता है वो विपरीत होता है। उसमें जो था वो परामर्श केंद्रित होता है निर्देशात्मक परामर्श, जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श जो था वो प्रार्थी केंद्रित होता है, यानी कि उपबोध केंद्रित होता है। ठीक है, समस्या वाले व्यक्ति पे केंद्रित होता है, जबकि निर्देशात्मक परामर्श जो था वो किस पे था, परामर्शदाता पर केंद्रित था। ठीक है, इसमें अनिर्देशात्मक परामर्श उपबोध केंद्रित होता है। ये क्या था, उपबोध केंद्रित था, लेकिन इससे पहले हम लोग देखे थे वो क्या था, परामर्श केंद्रित था। ठीक है, इसलिए परामर्शदाता उपबोध को बिना किसी दिशा दिए सेल्फ रिलेशनशिप, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तथा सेल्फ डिफेंस की ओर जागृत करता है। यहाँ पे ये दिखाया था कि परामर्शदाता जो है उपबोध को बिना किसी दिशा दिए, बिना उसको किसी दिशा दिए जो है सेल्फ रिलेशनशिप और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ डिफेंस की ओर जागृत करता है। कार्ल रॉजर्स ने अनिर्देशात्मक परामर्श की 3 विशेषताएं बताई है, यानी कार्ल रॉजर्स ने अनिर्देशात्मक परामर्श की जो है मुख्यतः कितनी विशेषता बताई है, 3 विशेषता बताई है। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके विशेषता को। पहला विशेषता है उपबोध केंद्रित संबंध। उपबोध केंद्रित संबंध क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है,
इसमें क्या है कि अपरामर्श यानी कि अनिर्देशात्मक जो होता है अनिर्देशात्मक परामर्श जो होते हैं वो उपबोध केंद्रित होता है, ठीक है, यानी कि जो समस्या वाले व्यक्ति होते हैं उससे केंद्रित होता है, इसलिए इसको हम लोग उपबोध केंद्रित समस्या संबंध भी कहते हैं, ठीक है। इसमें परामर्शदाता केवल समस्या के समाधान से संबंधित एक वातावरण बनाता है, लेकिन उपबोध को ही अंतिम निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि परामर्शदाता जो होते हैं वो प्रार्थी के जो है समस्या से संबंधित जो है कई सारे उसे निर्णय देंगे, यानी कि कई सारे उसके जो है समस्या का समाधान का जो है उसका वातावरण बनाएगा, ठीक है, कि ये ऐसे जो है आपका समाधान होगा, ऐसे समाधान होगा, तो बहुत सारे जो उसको ऑप्शन देंगे, लेकिन निर्णय जो लेना पड़ता है वो किसको लेना पड़ता है, उपबोध को निर्णय लेना पड़ेगा, यानी कि प्रार्थी को निर्णय लेना पड़ेगा कि ये मेरे लिए सही है, ठीक है। तथा जिसमें उपबोध अपने समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं, खुद कर सके, ताकि उसको लगे कि ये वाला समस्या का समाधान जो है मेरे लिए बेस्ट है, इसलिए जो है वो वाला ऑप्शन वो चुनेंगे। तो यहाँ पे जो है उपबोध केंद्रित जो है ये समस्या का समाधान होता है और निर्देशात्मक परामर्श, इसमें जो है परामर्शदाता कई सारे जो है समस्याओं का समाधान उनके जो है वातावरण के अनुसार उनको जो है कई सारे जो है वातावरण बनाता है समस्या का समाधान का, लेकिन चुनना जो पड़ता है वो किसको चुनना पड़ता है, उपबोध को चुनना पड़ता है, ठीक है। दूसरा में है भावना तथा आवेश को महत्व। ये क्या है, इसमें और निर्देशात्मक परामर्श में उपबोध को अपनी भावनाओं को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब यहाँ पे ये देखा गया कि अनिर्देशात्मक परामर्श में उपबोध जो होती है अपनी भावनाओं को स्वतंत्रतापूर्वक जो है परामर्शदाता के सामने प्रकट करते हैं कि मुझे इस तरह का समस्या है, तो ये जो है अपने समस्याओं को जो है स्वतंत्रपूर्वक बिना किसी दबाव के जो है वो परामर्शदाता के सामने जो है वो क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, जिसमें उनकी भावनाओं तथा अभिरुचियों का सही ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे जो है ये पता चलता है परामर्शदाता को कि यह जो है हमें सही सही जानकारी दे रही है, ठीक है। तो इसमें बौद्धिक प्रक्रिया को गौण माना जाता है, यहाँ पे बौद्धिक प्रक्रिया को जो है गौण माना जाता है, यहाँ पे जो है इसलिए यहाँ पे गौण का मतलब ये हुआ कि जो भी मतलब उपबोध जो है जो भी हमें सुनाएगा वो जो है उसका जो है हकीकत है, उसका वो जो हकीकत समस्या है उसमें जो वो अपना जो है दिमाग कुछ नहीं लगाया है या उसमें कुछ मिक्स नहीं करके वो हमको समस्या बता रहा है। तो यहाँ पे जो है बौद्धिक प्रक्रिया को जो है वो क्या किया गया है, गौण माना गया है। गौण का मतलब वो अपना तर्क वितर्क जो है नहीं दे रहा है, उसका जो मेन समस्या है वही हमको वो सुना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब है तीसरा नंबर में उचित वातावरण। इसमें परामर्शदाता एक उचित वातावरण उत्पन्न करता है। यहाँ पे परामर्शदाता जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक उचित वातावरण जो है उत्पन्न करेगा जिसमें प्रार्थी अपने विवेक का उपयोग निर्णय लेने के लिए कर सके तथा वो अपने को अच्छी तरह जान सके। अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि परामर्शदाता जो है उसको कई सारे जो है जो सजेशन देगा जो वो गलत सजेशन देगा, नहीं, वो जो जब भी वातावरण बनाएगा समस्या का समाधान का तो उनके उचित के अनुसार बनाएगा, उनके लाभदायक के लिए अनुसार बनाएगा, जिससे उसका समस्या का समाधान हो जाए। तो यहाँ पे जो है ताकि जो है प्रार्थी को जो है निर्णय लेने में क्या हो जाए, आसानी से वो अपना निर्णय ले सके, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखें अनिर्देशात्मक परामर्श के जो है 3 गुण देखे, ठीक है। अब है अनिर्देशात्मक परामर्श के सोपान, इसके भी जो है क्या क्या स्टेप हैं इसको हम लोग देखते हैं कि स्टेप ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है। तो इसके क्या क्या जो है सोपान है इसको हम लोग देखते हैं। कॉलेजेस ने अनिर्देशात्मक परामर्श के सोपान निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो क्या निम्नलिखित सोपान है, इसके क्या क्या सोपान है देखते हैं। इसमें व्यक्ति समस्या के साथ परामर्शदाता के सम्मुख स्वयं उपस्थित होते हैं। यहाँ पे ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं समस्या के साथ जो है परामर्शदाता के सामने जो है वो स्वयं जो है प्रस्तुत होते हैं। ये पहला नंबर स्टेप हुआ कि जो भी व्यक्ति का समस्या होता है उसको जो है सामने में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा नंबर में है कि परामर्शदाता उपबोध को निसंकोच एवं से अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए एक अनुकूल, मधुर एवं विश्वसनीय वातावरण की रचना करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, ठीक है। यहाँ पे ये बात कहा गया है परामर्शदाता कि परामर्शदाता जो है एक ऐसा वातावरण बनाएगा ताकि वो जो समस्या वाले व्यक्ति होते हैं, जो प्रार्थी होते हैं, जो उपभोक्त होते हैं, वो उसे जो है अपना निसंकोच होकर जो है अपने समस्याओं को जो है प्रकट कर सके, ताकि वो जो है उसको जो है उसको सही सही जानकारी मिले। तो यहाँ पे जो है उपबोध जो है के सामने में एक अनुकूल परिस्थिति बनाएगा, एक मधुर परिस्थिति बनाएगा, एक विश्वसनीय परिस्थिति वातावरण बनाएगा, ताकि उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हम जो समस्या सुना रहे हैं परामर्शदाता को, तो वो परामर्शदाता जो है मेरे समस्या का समाधान जो है कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है विश्वसनीय बनाना पड़ेगा वातावरण को, समझ में आया, ठीक है। तीसरा नंबर स्टेप क्या है परामर्शदाता का कि परामर्शदाता उपबोध द्वारा व्यक्त नकारात्मक एवं सकारात्मक भावों को व्यवस्थित एवं संगठित करके स्पष्ट प्रयास करता है। यहाँ पे जो है मेन पॉइंट, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है परामर्शदाता का कि परामर्शदाता जो होते हैं समस्या का समाधान जब भी उसको देंगे
तो वो दो रूप से देंगे, एक सकारात्मक रूप से देंगे, एक नकारात्मक रूप से देंगे। सकारात्मक रूप से भी देंगे तो उसका आगे का प्रभाव क्या होगा, और नकारात्मक रूप से देंगे तो उसके समस्या का समाधान जो है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ऐसे परामर्शदाता जो है दो तरह से जो है उसको समस्या का समाधान देंगे, एक सकारात्मक रूप से और एक नकारात्मक रूप से। क्या करने से सही होगा और क्या करने से गलत होगा, तो ये दो तरह से जो है उसके सामने में जो है वातावरण बनाएंगे समस्या का समाधान वाला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। चौथा नंबर में है भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बाद उपबोध की अंतर्दृष्टि का विकास होता है। यहाँ पे ये देखा गया है कि मतलब परामर्शदाता जो है उसके भावनाओं को जो है स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए कहेंगे और उपबोध के जो है अंतर्दृष्टि को भी उसका क्या करेंगे, विकास करेंगे। जो दृष्टि उसके छुपे हुए हैं, जो वो समस्या को खोज नहीं पा रहा है, उसका वो क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक है, पांचवा नंबर में है उपबोध अपने को निर्णय लेने और उन पर कार्य करने के लिए योग्य समझने लगता है। मतलब ये कहा कि उपबोध अपने को निर्णय लेने और उस पर कार्य करने के योग समझने लगता है। जब परामर्शदाता अपना उस समस्या का समाधान के प्रति वातावरण बना देता है, तो अब जो है उपबोध जो है ये सोचते हैं कि अब हम निर्णय ले सकते हैं और उस समस्या का समाधान के प्रति जो है कार्य करने के योग बन जाएंगे या बन जाते हैं। ठीक है, छठा नंबर में है कि यदि उपबोध को और अधिक सहायता का अनुभव ना हो तो वो परामर्शदाता परिस्थितियों का परित्याग कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि उपबोध को और अधिक सहायता का अनुभव ना हो, मतलब कि यहाँ पे ये कहा है कि परामर्शदाता उतना ही उसे समस्या का समाधान करेंगे जितने उसको ज़रूरी है। बस यही बात है यहाँ पे कि उपबोध को अगर अधिक सहायता की जरूरी नहीं है तो परामर्शदाता जो है उस समस्या का समाधान का क्या करेंगे, वो त्याग करेंगे, उसको जो है वो सलाह नहीं देंगे। जितना उसको ज़रूरी है उतने उसको सलाह देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग देखें एक एक स्टेप को और निर्देशात्मक परामर्श के। अब है और निर्देशात्मक परामर्श के विशेषताएँ। तो इसमें क्या क्या विशेषताएँ हैं, तो कार्ल रॉजर्स के और निर्देशात्मक परामर्श के निम्नलिखित विशेषताएँ बताए हैं। तो क्या है पहला विशेषता है, पहला विशेषता है परामर्श प्रार्थी केंद्रित समस्या होती है। परामर्श जो है और निर्देशात्मक परामर्श जो है वो कौन केंद्रित है, प्रार्थी केंद्रित संबंध है। ठीक है, जबकि हम लोग निर्देशात्मक परामर्श देखे थे वो परामर्शदाता केंद्रित था। ठीक है, इसमें प्रार्थी यानी उपबोध जो है, हम लोग प्रार्थी को उपबोध भी कहते हैं, ठीक है, को अधिक महत्व दिया जाता है, ना कि समस्या को। यहाँ पे जो है समस्या को ज़्यादा जो है हम लोग वैल्यू नहीं देंगे, वो वैल्यू किसको देगा, प्रार्थी को देगा। प्रार्थी जो सुनाएगा वही जो है उसके लिए मेन हो गया। इसमें परामर्शदाता ऐसे वातावरण का निर्माण करती है जिसमें उपबोध यानी प्रार्थी उस वातावरण को अपने समस्या का समाधान स्वयं कर लेता है। मतलब यहाँ पे जो है उपबोध के सामने में जो है परामर्शदाता ऐसा उसके वातावरण बनाएंगे ताकि जो है उपबोध यानी प्रार्थी जो है उसके समाधान का जो है निर्णय खुद ले ले। वो अपने आप को दूसरों पर निर्भर नहीं समझता है, जिससे उनके मन में ये भी हीन भावना उत्पन्न नहीं होती है कि अन्य व्यक्ति उसके लिए कुछ सहायता कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये कहा है कि प्रार्थी के मन में ये भावना उत्पन्न नहीं होगी या हीन भावना उत्पन्न नहीं होगा कि ये परामर्शदाता जो है मेरे लिए कार्य करते हैं। उसके जो है कई सारे उसको उपदेश दिए जाते हैं, कई सारे जो है दिशा दिए जाते हैं, कई सारे निर्देश दिए जाते हैं वातावरण बना के, ताकि जो है वो प्रार्थी जो होते हैं उस समस्या का समाधान जो है स्वयं उसको क्या कर ले, ग्रहण कर ले और वो जो है खुद निर्णय ले। तो यहाँ पे जो है प्रार्थी के मन में जो है किसी तरह का हीन भावना नहीं होगा कि वो जो है मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में है भावना एवं आवेग प्रबल। दूसरा क्या है, भावना एवं आवेग प्रबल। ये क्या होते हैं भावना और आवेग प्रबल, इसमें प्रार्थी का संबंध भावना तथा आवेग से होता है। भावना तथा आवेग से होता है, जहाँ प्रार्थी स्वतंत्र पूर्वक अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। यहाँ पे जो है मतलब कि प्रार्थी जो होते हैं स्वतंत्र पूर्वक अपने भावनाओं को, अपने जो है जो भी उनकी समस्या हो उनको जो है वो व्यक्त करता है, ना कि बौद्धिक क्षमता को। बौद्धिक क्षमता का मतलब हम पहले भी बताए हैं कि यहाँ पे जो है वो अपना जो है दिमाग लगाएगा नहीं, किसी भी समस्या को जो है मतलब कि उसमें मिक्स करके कोई बात नहीं बताएगा। जो उसका जो मेन समस्या है, जो जेन्युइन समस्या है, उसी को जो वो बताएगा। इससे इसके ज्ञान की सच्चाई होती है। ठीक है, और समस्या का सरलता से समाधान हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरा नंबर में है उचित वातावरण। उचित वातावरण में क्या है कि इसमें जो है प्रार्थी अपने भावनाओं को परामर्शदाता के समक्ष व्यक्त करता है, अपने भावनाओं को परामर्शदाता के समक्ष जो है व्यक्त करेगा एवं परामर्शदाता उनकी भावनाओं पर विचार कर एक ऐसा वातावरण पैदा करता है जिससे कि प्रार्थी अपने निर्णय ले सके, जिससे परामर्श प्रार्थी अपने आप को अच्छी समझ सके और योग बन जाता है। यहाँ पे उचित वातावरण का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि परामर्शदाता जो है एक ऐसे वातावरण को बनाएगा जाकि जो है प्रार्थी जो है उसका जो है प्रार्थी जो है वो अपना जो है समस्या का समाधान जो है वो स्वयं का निर्णय ले सके। तो यहाँ पे हम लोग देखें और निर्देशात्मक परामर्श के जो है कई सारी विशेषताओं को देखें। ठीक है, अब तीसरा नंबर में है
क्या है कि एक्लेक्टिक काउंसलिंग या इलेक्ट्रिक जो है, इसको हम लोग काउंसलिंग पढ़ते हैं, संग्राही परामर्श कहते हैं। ये कौन दिया था? तो ये दिया था FC थ्रोन दिया था, ठीक है। ये कौन दिया था? इसके प्रवर्तक है FC थ्रोन, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि संग्राही परामर्श क्या आते हैं। तो हम लोग देखें, इससे पहले हम लोग देखें निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श। निर्देशात्मक परामर्श के प्रवर्तक थे EH थे, और दूसरा में था अनिर्देशात्मक परामर्श का था कार्ल रॉजर्स, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं संग्राही परामर्श। संग्राही परामर्श क्या होता है? तो संग्राही परामर्श के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? FC थ्रोन है, ठीक है। संग्राही परामर्श के प्रवर्तक FC थ्रोन है। यह परामर्श निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श के दोनों के संयोग से बनता है। ये जो परामर्श दिया जाता है वो परामर्श यानी कि निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श दोनों के सहयोग से जो है ये परामर्श दिया जाता है, जिसमें निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक को अच्छी बातों को सम्मिलित किया जाता है और इसे मध्य मार्गीय परामर्श भी कहते हैं। इसे हम लोग मध्य मार्गीय परामर्श भी कहते हैं, क्योंकि ये निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श के जो है क्या है, बीच की जो है कड़ी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देशात्मक यानी कि संग्राही परामर्श कहते हैं, ठीक है। इसमें परामर्शदाता प्रार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार परामर्श का चयन करते हैं, ठीक है। परामर्शदाता निर्देशात्मक परामर्श से प्रारंभ करता है और आवश्यकता पड़ने पर अनिर्देशात्मक परामर्श को भी अपना लेता है। यहाँ पे ये देखा कि परामर्शदाता जो है अपने अनुसार भी देगा समस्या का समाधान, और इसे आवश्यकता पड़ा तो प्रार्थी के भी जो है बातों को जो है, भावनाओं को वो अपने में रखेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं संग्राही परामर्श के सोपान, स्टेप ऑफ इक्लेक्टिक काउंसलिंग के जो है कौन कौन से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले परामर्शदाता उपबोध की आवश्यकताओं को जानने का प्रयास करता है। पहला जो है स्टेप ये रहा कि परामर्शदाता जो होते हैं वो उपबोध की समस्याओं को जानने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में है फिर उपबोध की आवश्यकताओं प्रवृत्तियों का चयन करके उनका उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे जो है उनकी प्रवृत्तियों को यानी कि कई सारे टेक्निक्स की मदद से जो है, टूल्स की मदद से जो है उनका क्या करेंगे? वो उस समस्या का उपयोग करेंगे, ठीक है। और वह परामर्शदाता तीसरा नंबर में, और जब परामर्शदाता प्रार्थी को परामर्श देने की तैयारी की जाती है तो उनका मूल्यांकन कर लेता है, देखता है कि तैयारी में कोई कमी तो नहीं है। मतलब अब परामर्शदाता का जो है ये जिम्मेदारी रहा कि हम जब उसको सलाह देंगे तो मेरे अंदर जो है जो भी सलाह है मेरे अंदर में उसमें तो कुछ कमी नहीं है, उसमें तो सलाह में जो है किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, या सलाह देने से जो है उसको किसी तरह से दिक्कत तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो है एक बार जो है इसकी तैयारी वो कर लेंगे परामर्श देने से पहले परामर्शदाता, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट है जब इसमें परामर्श देने की तैयारी की जाती है, ठीक है। अब इसमें परामर्श देने की क्या जाती है? चौथा नंबर पे तैयारी की जाती है यहाँ पे, ठीक है। पांचवा नंबर में और परामर्शदाता तथा उपबोध दोनों मिलकर समस्या समाधान पर विचार करता है। इसमें दोनों मिलकर परामर्श जो है समस्या का समाधान करता है। जबकि पहला में हम लोग देखे थे केवल परामर्श देगा परामर्शदाता, दूसरा में प्रार्थी निर्णय लेगा, लेकिन तीसरा जो था संग्राही ये जो है समस्या समाधान करेगा, दोनों मिल के, ठीक है। छठा नंबर में और अंत में निर्णय लेने का कार्य उपबोध का ही होगा। यहाँ पे जो है मेन यह बात है कि लास्ट में जो है उपबोध ही जो है उसके जो है निर्णय का समस्या का समाधान का निर्णय लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्टेप देख लिए। अब है संग्राही परामर्श की विशेषताएं। संग्राही परामर्श की क्या क्या विशेषताएं इसको देखते हैं। ये परामर्श लचीलापन होता है। ये परामर्श जो होता है वो कैसा होता है? लचीलापन होता है, ठीक है। ये परामर्श लचीलापन होता है, ठीक। यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों मिलकर समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए जो है ये लचीलापन है। इसमें परामर्शदाता तथा उपबोध दोनों की स्वतंत्र विचार को रखा था। यहाँ पे दोनों एक दूसरे का स्वतंत्र विचार रखेंगे, आपस में दोनों जो है मिल के जो है समस्या का समाधान करेंगे। तीसरा नंबर में प्रार्थी को परामर्श देते समय विधियों में परिवर्तन किया जा सकता है। जब जो है परामर्श देंगे प्रार्थी तो वो जो है अपने टेक्निक्स और टूल्स के में जो है परिवर्तन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पांचवा नंबर पॉइंट है कि इसमें प्रार्थी को अनावश्यक रूप से अधिक महत्व नहीं दिया जाता है और ना परामर्शदाता को उस पर किसी तरह का दबाव देता है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रार्थी जो है अनावश्यक रूप से अधिक महत्व नहीं देता है, उसे जो है किसी अधिक महत्व नहीं दिया जाता है और ना ही परामर्शदाता उस पर किसी तरह का दबाव देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो है परामर्श के जो देने के जो साधन थे, परामर्श देने के जो साधन थे या परामर्श के जो दृष्टिकोण थे, तो परामर्श देने के जो साधन है वो तीन तरह से देखे। एक देखे निर्देशात्मक परामर्श,
एक देखिए अनिर्देशात्मक परामर्श और तीसरा देखिए संग्राही परामर्श। निर्देशात्मक परामर्श जो होता है वो जो होता है वो परामर्शदाता केंद्रित होता है। दूसरा में देखिए अनिर्देशात्मक परामर्श ये जो होते हैं वो प्रार्थी केंद्रित यानी उपबोध केंद्रित होता है। और तीसरा जो हम लोग देखे यानी कि संग्राही परामर्श जो होते हैं वो परामर्शदाता और प्रार्थी दोनों के मिल के सहयोग से जो है वो समस्या का समाधान किया जाता है। तो आई होप उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है परामर्श के साधन का जो है ये टॉपिक समझ में आया गया होगा। ये जो है बुक जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग से जो है लिया गया टॉपिक था, परामर्शदाता का साधन, अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, हम लोग को समझ में आ गया। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।